हेलो मेरे छोटे छोटे साइंटिस्ट। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक ऐसा साइंस जो आपके घर के किचन, स्कूल की वाटर बोतल, गुलाब जामुन की चाशनी और आपके नहाने वाले पानी में छुपा है। हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम, जहां हम कर रहे हैं आपकी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है द अमेजिंग वर्ड सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है और चीनी पानी में क्यों घुल जाती है, और अगर हम चॉक पाउडर या हम सैंड पानी में घोलते हैं तो वो क्यों नहीं घुलती, और अंडा जो होता है एग, वो कभी डूबता है तो कभी तैरता है, ऐसा क्यों होता है। तो आज हम साइंस की क्लास में ऐसे ही सीक्रेट्स खोलने वाले हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, और क्यों कभी अंडा तैरता है या डूबता है, या फिर कभी आइस पानी पर क्यों तैरती है। आइस हमेशा पानी पर तैरती है तो वो क्यों तैरती है, बनी तो पानी की होती है। तो जल्दी से अपने दिमाग को फ्लाइट मोड से चेंज कर लो साइंटिस्ट मोड पर, क्योंकि आज हम ये चैप्टर सीखने वाले हैं एकदम मिस्टी क्लासरूम फन स्टाइल में। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आपका चैप्टर, जिसमें फर्स्ट पेज पर आपको मिल जाएंगे प्रॉप्स एंड पॉन्डर। प्रॉप एंड पॉन्डर मतलब कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जो कि आपको चैप्टर में ही पढ़ते पढ़ते इनके आंसर मिल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपके माइंड में आएंगे, आपको लिखना है तो आप कमेंट सेक्शन में वो शेयर कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन द पिक्चर अबव। अब ये पिक्चर दे रखी है, ये क्या दिखा रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग बच्चों देखो, गांधी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्या कर रहे हैं, नमक इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये एक सीन है दांडी मार्च का, जिसमें अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। तो ये डायरेक्ट समुद्र से जाकर मतलब ऐसे नमक कलेक्ट करके लाए थे। तो ये पूरा एक हिस्ट्री को बताता है, और ये कैसे बताता है कि पानी से कैसे नमक को ये अलग कर रहे हैं, मतलब नमक कहां से ले रहे हैं, समुद्र के पास से ले रहे हैं। आगे देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड टू मच शुगर टू टी एंड इट स्टॉप डिसॉल्विंग। क्या होगा, क्या होता है जब हम बहुत सारी शुगर डाल दें टी में हम शुगर डालते ही चले जाए, तो क्या होगा जब वो डिसॉल्व करना बंद कर दे। मतलब एक टाइम पर आता है कि आप चीनी घोलोगे तो वो पहले 1 चम्मच डाली, फिर 2, 3, 4, एक लिमिट ऐसी आएगी कि उसमें चीनी घुलेगी ही नहीं। तो तब क्या होता है, तो इसका आंसर हम पढ़ते पढ़ते बताएंगे कि कैसे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रॉब्लम को हम टेम्परेचर चेंज करके, मतलब उसको बॉईल कर दें या फिर उसमें ज्यादा टी डाल दें, उसमें और हम क्या शुगर ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। Why do sugar and salt dissolve in water but not in oil? क्यों शुगर और सॉल्ट डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में और ऑयल में क्यों नहीं होते, तो इसमें क्या चेंज होता है ऑयल में, तो ये सब भी हम पढ़ेंगे। देन व्हाई इज वाटर कॉल्ड अ गुड सॉल्वेंट, वाटर को गुड सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है। अब आपको उसके लिए पहले सॉल्वेंट का मतलब तो समझ में आना चाहिए कि सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, और क्या होते हैं सब चीज। व्हाई आर वाटर बॉटल्स यूजुअली टॉल एंड सिलेंड्रिकल इंस्टेड ऑफ स्फेरिकल राउंड लाइक अ बॉल। क्यों हमेशा जो आपकी वाटर बोतल होती है स्कूल की, वो हमेशा सिलेंड्रिकल शेप में क्यों होती है, लंबी क्यों होती है, स्फेरिकल शेप में क्यों नहीं होती, बॉल के शेप में क्यों नहीं होती। तो ये लॉजिक तो आपको पता है कि वाटर क्या होगा, अगर हम सिलेंड्रिकल शेप की बोतल में रखेंगे, हम राउंड शेप की बोतल में रखेंगे, तो क्या होगा, उसका डिसबैलेंस होगा, ना तो वो खड़ी हो पाएगी, और मतलब क्या होगा कि वाटर को उसमें कलेक्ट होने में मुश्किल होगी, और इसकी जो भी और अदर रीजन होंगे, ये तो मैंने आपको सिंपल सा रीजन बताया, उसको हम चैप्टर में पढ़ते हैं। नाउ थिंक एंड शेयर योर ओन क्वेश्चन अबाउट सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। अब आपको सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के ऊपर जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे, वो आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। उसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। तो आइए इन्हें पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इन तीनों चीजों का मतलब समझा देती हूँ, जिससे आपको इजीली जब मैं बात करूंगी तो समझ में आने लगेगा। तो एक एग्जांपल से लेते हैं कि आप बना रहे एक ये है पानी, ठीक है, ये पानी है, और ये एक प्लेट में रखी है शुगर, चीनी, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, शुगर क्या है, शुगर क्या है, सोल्यूट, जिसको हम अगर हमें मीठा पानी बनाना है तो हम शुगर को डालेंगे पानी में, ठीक है। तो शुगर इसमें क्या हुई, सोल्यूट हुई, क्या हुई, जिसको हम घोलते हैं वो होता है सोल्यूट, जिसको मिलाते हैं, और जिसमें हम मिलाते हैं, हम किसमें मिला रहे हैं, पानी में, तो ये होता है सॉल्वेंट।
क्या होता है बच्चों, सॉल्वेंट। तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। अब इनको मिलाकर हमने कर दिया स्टर, मिक्स कर दिया, यहाँ डाल दी चीनी के दाने, अंदर 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 मिक्स हो गए, वो दिखते नहीं है, मतलब वो मिक्स हो जाते हैं, तो मिलकर बनता है सॉल्यूशन। क्या बनता है बच्चों, इन दोनों का मिक्सचर बन गया सॉल्यूशन। तो ये तीनों चीजें, अब मैंने एक एग्जांपल से लिया, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, मेडिसिन्स बनती हैं, सॉल्ट वाटर बना सकते हैं, ऐसी बहुत सारे मिक्सचर होते हैं। तो एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, दोनों को, सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में डालते हैं तो बनता है हमारा सॉल्यूशन। तो ये तीन वर्ड के मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे एक एग्जांपल के साथ। आइए देखते हैं आगे क्या है, अंडरस्टैंडिंग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर के बारे में जानते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और क्या सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के तीनों के मैंने आपको एग्जांपल बता दिए हैं। अब फिर से एक एग्जांपल है ORS का घोल, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये ORS का घोल जब दिया जाता है, जब लूज मोशन हो जाते हैं, वोमिटिंग होती है, तो डॉक्टर आपको ये रिकमेंड करते हैं कि ORS का घोल पीजिए आप। तो ये क्या करता है, कीप द बॉडी हाइड्रेटेड ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारी बॉडी को क्या रखता है, ये हाइड्रेटेड रखता है, ठीक है। व्हेन वी मिक्स्ड, अब ये कैसे बनता है, जब सॉल्ट, शुगर और वाटर, तीनों चीज को, मतलब वाटर में हम क्या, ये वाटर है, इसमें हमने सॉल्ट भी डाल दी, शुगर भी डाल दी, इसमें हम मिक्स कर दे, और एवरी सिप टेस्ट एग्जैक्टली द सेम। अगर हमने मिक्स कर दिया तो आप पियोगे तो आपको हर सिप एक ही टेस्ट की लगेगी। ऐसा नहीं है कि कहीं चीनी का टेस्ट ज्यादा आएगा, कहीं नमक का टेस्ट ज्यादा आएगा, कहीं पानी फीका लगेगा। एक सा ही सोल्यूशन, मतलब वो पूरा मिक्स हो गया, वो पानी में पूरी तरह घुल गया। क्यों हुआ ऐसा, दिस हैपेंड बिकॉज द कंपोनेंट ऑफ आर इवनली डिस्ट्रीब्यूट। तो जो कंपोनेंट है सॉल्ट और शुगर के, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इवनली मिक्स हो गए। तो ऐसे मिक्सचर को हम यूनिफॉर्म मिक्सचर बोलते हैं, जो ऐसा सॉल्यूशन बनता है जिसमें वो पूरी तरह घुल जाए, अलग अलग टेस्ट, मतलब अलग अलग चीजें का टेस्ट नहीं आए, ना दिखे, ना पता चले, तो जो पूरी तरह अंदर मिक्स हो गया उसके कंपोनेंट, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर, ठीक है। जो ये सॉल्यूशन बना वो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन हो गया। अब आप एक, जैसे ये फिगर 9.1 में यूनिफॉर्म मिक्सचर है या नॉट, ये बताना है। ये मिक्सचर है शुगर, सॉल्ट और वाटर का, तो बच्चों ये कैसा है, यूनिफॉर्म। ये तो उन्होंने ही बता दिया हमें अभी कि ये जो तीनों का जो मिक्सचर है, और वैसे भी हमें पता चल गया कि ये पूरा, जब आप शिकंजी बनाते हो तो पूरा जो शिकंजी का ग्लास है वो एक जैसा लगता है, लेमिनेट बनाते हो तो एक जैसा टेस्ट आता है सारे में, तो वो होते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर। व्हाट इफ वी मिक्स चॉक पाउडर, सैंड और सॉडस्ट विद वाटर। जब हम क्या करेंगे, जब हम मिक्सचर करेंगे, सैंड मिलाएंगे या सॉडस्ट मिलाएंगे पानी में, तो क्या होगा, ये मिक्स नहीं होता। सैंड क्या है, नीचे बैठ जाती है, और सॉडस्ट क्या है, वो ऊपर तैरने लगती है, अलग अलग दिखने लगती है, विजिबल होती है। ये डिसॉल्व नहीं होते हैं, और ये मतलब डू नॉट स्प्रेड इवनली पूरे पानी में नहीं फैलते हैं, ये एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं। तो जो अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर कहलाएगा। क्लियर, ये चीजें भी पता चल गई कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कैसा होता है, जब जो कंपोनेंट होते हैं वो पूरी तरह इवनली मिक्स हो जाए तो यूनिफॉर्म होता है, और अगर इवनली मिक्स ना हो, डिसॉल्व ना हो कोई चीज, तो वो होती है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। देखो यहाँ पर भी यूनिफॉर्म मिक्सचर, डिसॉल्व प्लस इवनली मिक्स, डिसॉल्व हो जाए और इवनली मिक्स्ड हो जाए। और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होते हैं बच्चों, अनडिसॉल्व, जो डिसॉल्व भी नहीं हो और अनइवनली स्प्रेड, मतलब पूरे में अनइवनली फैला हुआ हो, तो जो कि यहाँ पर सेकंड पिक्चर में दिखाया गया है। आगे चलते हैं, What are solute, solvent and solution? इसको मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, तो चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। A uniform mixture like salt और sugar dissolve in water। कोई भी यूनिफॉर्म मिक्सचर जैसे सॉल्ट, शुगर जब डिसॉल्व होता है वाटर में तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये तो चीज मैंने आपको बताई कि सॉल्ट और शुगर क्या हो गए बच्चों, ये क्या हो गए, सॉल्यूट, और जिसमें मिला रहे हैं वाटर, ये हो गया सॉल्वेंट, और मिलकर दोनों का बन गया सॉल्यूशन इन अ सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्सचर। अब क्या क्या चीज मिक्स कर सकते हैं, एक सॉलिड चीज है और एक लिक्विड है, ठीक है। तो सॉलिड हमने शुगर मान लिया, सॉल्ट मान लिया, और एक लिक्विड है। जब एक सॉलिड को ये पानी में हमने मिक्स करते हैं, जब सॉलिड को मिक्स करते हैं वाटर में, जब सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो सॉल्यूट क्या होता है, तीन कंडीशन होंगी बच्चों, तीनों चीजों को मैं आपको बताऊंगी। जब सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया जाए, सॉलिड प्लस लिक्विड हो, है ना, और जब लिक्विड प्लस लिक्विड हो, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया जाता है तो एक सॉल्यूशन बनता है। अब एक गैस का भी सॉल्यूशन होता है, गैस प्लस गैस,
गैस का भी सॉल्यूशन होता है, गैस को गैस में मिक्स किया जाता है। तो इन तीनों कंडीशन में अब सॉल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा और सॉल्यूशन कौन सा होगा, ऐसे हम पता लगाते हैं। तो ये सीधा सीधा एग्जांपल है शुगर वाला। शुगर क्या होगी, जो सॉलिड और लिक्विड में जो सॉलिड चीज होगी वो क्या होगी, वो होगी सॉल्यूट। क्या होगी बच्चों, सॉल्यूट। जो द सॉलिड दैट डिसॉल्व, जो सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है, जो सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्ट या शुगर, वो होगा हमारा सॉल्यूट। अब जिस लिक्विड में आप डिसॉल्व कर रहे हो, जो वाटर था वो है सॉल्वेंट, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर बन गया सॉल्यूशन। अब लेकिन जो लिक्विड प्लस लिक्विड का जो कंडीशन है उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। अब दोनों लिक्विड है, किसको सॉल्यूट माने किसको सॉल्वेंट माने, ठीक है, किसको सॉल्यूट किसको सॉल्वेंट। तो जो कम मात्रा में होगा, जिसकी कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, कम अमाउंट वाला ही तो ज्यादा अमाउंट में डाला जाएगा। तो जो कम अमाउंट, इस तरीके से याद रख सकते हैं, कम अमाउंट वाला ज्यादा अमाउंट में डालेंगे, तो जो कम अमाउंट वाला होगा वो होगा सॉल्यूट, और जो लिक्विड प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, जो लार्जर अमाउंट में होगा वो होगा सॉल्वेंट, और दोनों का मिक्सचर मिलके बन जाएगा आपका क्या सॉल्यूशन। जैसे सोडा वाटर होता है, सोडा पानी में ज्यादा डाला जा, सोडा थोड़ा डालते हैं, पानी ज्यादा होता है, तो सोडा क्या हो गया, सोडा वाटर क्या हो गया हमारा स्मॉलर अमाउंट में, तो सॉल्यूट हो गया, और वाटर हमारा सॉल्वेंट ही रहा। अब गैस, डू गैसेस फॉर्म सॉल्यूशन, क्या गैस भी सॉल्यूशन बनाती है? हाँ, हमारी एयर में गैसेस कौन कौन सी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऐसी ये सारी गैसेस है। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में गैस होगी वो होती है क्या, सॉल्वेंट। ज्यादा यहाँ पे लिक्विड वाला काम ही करेगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में होगी, जैसे सबसे ज्यादा जो एयर में हमारी होती है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन लार्जेस्ट अमाउंट में है तो वो हो गया सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में है जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आर्गन, ये सारी गैसेस हमारी हो गई सॉल्यूट, और इन सब का मिलकर बन गया सॉल्यूशन। तो जो हमारी एयर है वो भी क्या है, गैसेस का मिक्सचर है, तो वो भी एक क्या है, सॉल्यूशन है। जिसमें सॉल्यूट क्या है बच्चों, जो सारी कम अमाउंट में गैसेस है, जैसे ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉल्वेंट क्या है, जो ज्यादा अमाउंट में है, जो कि नाइट्रोजन। तो ये सारी चीजें हमने तीन तरीके से पता लगा ली, सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड, और गैस प्लस गैस से। आगे चलते हैं, गुलाब जामुन का एग्जाम्पल दिया था तो उसको पढ़ाए बिना कैसे रह सकते हैं। क्या आपने गुलाब जामुन की चाशनी के बारे में पढ़ा है? चाशनी क्या होती है, ऐसे लिक्विड गाढ़ी गाढ़ी सी होती है, तो द चाशनी शुगर सिरप, शुगर सिरप जो बोलते हैं, और गुलाब जामुन कंटेन अ लार्जर अमाउंट ऑफ शुगर, उसमें ज्यादा अमाउंट में शुगर होती है, ठीक है। तो पानी में ही तो शुगर डाल के वो शुगर बनाई गई है, लेकिन शुगर इसमें ज्यादा अमाउंट में होती है, शिकंजी, और उससे उस सबसे बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। तो और ये सॉलिड फॉर्म में होती है, ये डिसॉल्व होती है कम अमाउंट के पानी में। जैसे कम पानी होगा और शुगर ज्यादा होगी। अब आप इस कंडीशन में क्या कहोगे कि सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा। अगर आप इस तरीके से देखो कि कम अमाउंट वाला मैं बता रही हूं, कम अमाउंट वाला सॉल्यूट है, ज्यादा अमाउंट वाला सॉल्वेंट है, लेकिन यहां पर बच्चों सॉलिड और लिक्विड वाला केस है, मतलब कि ऊपर वाला केस है कि सॉलिड भी है इसमें जो शुगर है, और लिक्विड हमारा पानी है। तो जिसको घोला जाता है, जिसको घोला जाता है वो हमेशा सॉल्यूट क्या रहता है, सॉल्यूट ही रहता है। तो इसमें सॉरी, यहां पे मैंने सॉल्वेंट लिखना था, सॉल्वेंट, जिसको घोला जाता है वो हमेशा सॉल्यूट ही रहता है। तो शुगर चाहे ज्यादा मात्रा में हो चाहे कम में, वो हमेशा ही सॉल्यूट रहेगी, और सॉल्वेंट इसमें पानी ही रहेगा। तो ये सॉलिड लिक्विड वाला केस अलग होता है, मतलब सॉलिड लिक्विड वाला केस में हमेशा क्या, जिसको घोला जाएगा वो सॉल्यूट होगा, जिसमें घोला जाएगा वो सॉल्वेंट, और लिक्विड और गैसेस वाले में ज्यादा और कम अमाउंट के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो ये जो गुलाब जामुन वाला बताया गया है, आपको इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बताया गया है। कहीं आप सॉलिड वाले में भी यही देखो कि जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होगा, जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट। तो इसका ये ऐसा नहीं होता है। इवन दो शुगर इज मोर एंड वाटर इज लेस, वाटर इज स्टिल सॉल्वेंट एंड द शुगर इज स्टिल सॉल्यूट। यहां पर शुगर ज्यादा है, पानी कम है, लेकिन वाटर फिर भी सॉल्वेंट रहेगा और शुगर फिर भी सॉल्यूट ही रहेगी। दिस इज बिकॉज द सॉल्यूट इज द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व, क्योंकि सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो डिसॉल्व होता है, मतलब जिसको घोला जाता है। एंड द सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस दैट डज नॉट डिसॉल्विंग, सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जिसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, नो मैटर द क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी मैटर नहीं करती है।
आगे चलते हैं। आगे है हमारा हाउ मच सोल्यूट कैन अ सॉल्वेंट डिसॉल्व। अब सोल्यूट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में वही यही एक दो एग्जांपल आते हैं कि नमक और चीनी, है ना, क्योंकि ये इजी होता है, और सॉल्वेंट हमेशा पानी ही ले रहे हैं हम अभी। तो इन्वेस्टिगेट सॉल्युबिलिटी, ये कह रहे हैं कि कितना सोल्यूट, कितना शुगर या कितना सॉल्ट हम डाल सकते हैं, कितना सॉल्ट हम डाल सकते हैं वाटर में, कितना डिजोल्व वो कर सकता है। ऐसा नहीं है डालते जाएंगे, वो कभी ऐसे होगा ही नहीं कि उसकी लिमिट खत्म हो। एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें लिमिट खत्म हो जाती है, नमक या चीनी घुलना पानी में बंद हो जाता है। तो एक इन्वेस्टिगेट करते हैं, आपको खुद से करना है इन्वेस्टिगेट सॉल्युबिलिटी। एक क्लीन ग्लास टम्बलर लेना है, उसको आधा भरना है पानी से, कम भरना आप, क्योंकि अगर आप ज्यादा नमक का यूज करोगे तो आपकी मम्मी ही पिटाई कर देंगी। तो आपको थोड़ा पानी लेना है, उसमें 1 स्पून ऑफ सॉल्ट डालना है, उसको मिलाना है, तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। जब 1 स्पून डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर उसमें 1 स्पून और डालेंगे सेकंड वाली, तो भी डिसॉल्व हो जाएगा। थर्ड डालेंगे तो भी डिसॉल्व, 4 डालेंगे, हो सकता है 5th पे डिसॉल्व ना हो, 5th पे वो इतना भर जाए कि उसमें नमक डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है। कीप एडिंग 1 स्पून ऑफ सॉल्ट एट अ टाइम, एक स्पून ही डालना है, उसको मिलाते जाना है। आफ्टर ईच एडिशन, हर बार उसको मिक्स करना है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, ऑब्जर्व द पॉइंट एट विच द सॉल्ट स्टॉप डिसॉल्विंग, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें सॉल्ट डिसॉल्व होना ही बंद हो जाएगा एंड सेटल एट द बॉटम, और नीचे जाके सेटल होने लगेगा, बैठने लगेगा नीचे जाके। नोट योर ऑब्जर्वेशन, अब जो आप करोगे तो इसकी ऑब्जर्वेशन आपको इस टेबल में नोट करनी है। तो आप करके देखिएगा ये एक्सपेरिमेंट, मम्मी को बता के कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वरना बहुत पिटाई हो जाएगी, आप शुगर सॉल्ट उनका वेस्ट करोगे तो। फिर उसमें वेस्ट नहीं होता है, उसको हम फिर से बना सकते हैं, लेकिन उसका भी पूरा प्रोसेस होता है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का नाम सुन के समझ में आ गया कि जिसमें जैसे शुगर और पानी, मतलब दोनों को मिक्स करके जो बन रहा है वो सॉल्यूशन बन रहा है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर बन रहा है हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के भी 3 टाइप यहां दिए गए हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड। तो अब इनके मतलब समझ लेते हैं। हाउ मेनी स्पून ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व बिफोर सम रिमेन अनडिसॉल्व्ड, हाउ मेनी, अब इसमें उसी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग पूछा है कि कितनी जो स्पून है वो पूरी डिसॉल्व हो चुकी थी जब तक वो अनडिसॉल्व था, मतलब उसमें हम घोल पा रहे थे तब तक कितनी वो घुल रही थी। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट वाटर कैपेसिटी टू डिसॉल्व सॉल्ट। अब ये क्या बताता है हमें कि इसमें क्या, मतलब इसमें बताता है कि वाटर की भी एक कैपेसिटी होती है कि वो अपना डिसॉल्व करना बंद कर देता है। इनिशियली ऑल द सॉल्ट डिसॉल्व कंप्लीटली, शुरुआत में सारा सॉल्ट मिक्स होने लगता है तो एक सॉल्यूशन बन जाता है, मिक्स करके वो सॉल्यूशन होता है। आफ्टर अ पॉइंट एक्स्ट्रा सॉल्ट डज नॉट डिसॉल्व, कुछ टाइम बाद जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो डिसॉल्व नहीं होता है एंड सेटल एट द बॉटम, और बॉटम में जाकर सेटल हो जाता है। वाटर हैज रीच्ड इट लिमिट टू डिसॉल्विंग सॉल्यूट, वाटर अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है कि वो इससे ज्यादा नमक डिसॉल्व अपने पानी में नहीं कर सकता, वो एक लास्ट कंडीशन पर पहुंच जाता है। तो जब तक, अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में आपको यही समझा देती हूं, जब तक उसकी कैपेसिटी होती है, जिस पॉइंट तक उसकी कैपेसिटी होती है कि हम उसमें स्पून सॉल्ट डालते जा रहे हैं तो वो अनसैचुरेटेड है, मतलब अभी वो और ले सकता है। लेकिन जिस पॉइंट पर सॉल्ट घुलना बंद हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है कि मतलब अब इसकी लिमिट खत्म हो गई है, ये सैचुरेट हो चुका है, इसमें और नमक आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, जिस कंडीशन पर वो नमक नीचे बैठने लगता है। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड यहां पर देखते हैं। अच्छा, सैचुरेटेड का पॉइंट रह गया है, तो सैचुरेटेड वही होता है बच्चों जो जिस पॉइंट तक हम उस पर घोल सकते हैं, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन देख लेते हैं, या सॉल्यूशन दैट कैन स्टिल डिसॉल्व, एक सॉल्यूशन मोर सॉल्यूट इट गिव अ टेम्परेचर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर सैचुरेटेड दोनों दे रखे हैं। एक सॉल्यूशन दैट कैन स्टिल डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, जो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट डाल सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पर, क्योंकि टेम्परेचर भी एक ऐसा एक्ट करता है कि अगर आप उसको गर्म करोगे तो वो और ज्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आप उसमें और ज्यादा डाल सकते हो। तो जो गिवन टेम्परेचर पर है उसमें वो हो जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व, इसमें दे रखी है, वहां मैंने पॉइंट नहीं मतलब हेडिंग नहीं ली थी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा होता है, अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब हम और सॉल्यूट नहीं डाल सकते, और नमक नहीं डाल सकते, वो होता है
एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा सॉल्यूट सेटल डाउन, जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट होगा वो नीचे सेटल होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो मना कर देगा या ऊपर तैरने लगेगा या बाहर निकल आएगा, वो नीचे बॉटम में जाके सेटल होने लगता है। अब कंसंट्रेशन सीखते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी देखना था हमें। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। एक कंसंट्रेशन बोलते हैं एक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितना नमक, इतना नमक डालने पर वो सॉल्यूट इन अ फिक्स्ड अमाउंट, एक दिए गए अमाउंट के सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में जब डाला जाता है। अब इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन लेस सॉल्यूट होगा और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, मोर सॉल्यूट होगा। एग्जांपल के लिए अगर 1 स्पून सॉल्ट पानी में डाल रहे हैं तो वो डाइल्यूट है, मतलब डाइल्यूट मतलब वो पूरा मिक्स हो रहा है, अब इसमें कैपेसिटी है। अगर ज्यादा स्पून डालेंगे तो वो मोर कंसंट्रेटेड होता चले जाएगा, मतलब उसकी कैपेसिटी कम होती चली जाएगी नमक लेने की, तो उसको बोलते हैं हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितना मैक्सिमम अमाउंट हम डाल सकते हैं सॉल्यूट का, जितना मैक्सिमम अमाउंट हम डाल सकते हैं सॉल्ट का, ये सॉल्ट में बार बार बोल रही हूँ कि एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। दैट कैन डिसॉल्व इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, एक फिक्स्ड अमाउंट है, इतना पानी हमें दे रखा है, इसमें हम जितना सॉल्ट डाल सकते हैं, जितना मैक्सिमम सॉल्ट डाल सकते हैं जब तक वो डिसॉल्व हो पा रहा है, ठीक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि डस टेम्परेचर इफेक्ट सॉल्युबिलिटी, क्या टेम्परेचर इफेक्ट डालता है सॉल्युबिलिटी पर? अगर हम मतलब अब इसको भी देखेंगे, लेट्स फाइंड आउट। अगर कोई है, यहाँ पर हमने पानी में नमक डाला और वो इतना हो गया कि यहाँ पर नमक जमने लग गया है ना, बॉटम में बैठ गया, अब वो हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब इसमें स्पेस नहीं है, यहाँ सॉल्ट हमारा बैठ गया। अगर आप बच्चों इसको गर्म करोगे, इसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे, हीट करोगे इसको, तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ये नमक घुलने लगेगा, आपको घुलता हुआ दिखाई दे देगा। अब इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर इसका रीजन पता लगाते हैं कि किस रीजन से ऐसा होता है, ठीक है। हाउ टेम्परेचर अफेक्ट सॉल्युबिलिटी, कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी पर? तो 9.2 एक्टिविटी है ये। डेमोन्स्ट्रेशन पर आपको 50 मिलीलीटर वाटर लेना है 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब नॉर्मल जो आपका 25 डिग्री, मतलब जो आपका रूम टेम्परेचर है उसी पर नॉर्मल आपको ऐसा 50 मिलीलीटर पानी लेना है, उसमें बेकिंग सोडा डालना है और स्टर करते करते उसमें बेकिंग सोडा डालना है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम अनडिसॉल्व बेकिंग सोडा सेटल एट द बॉटम। अब आप 1 चम्मच डालोगे, उसको मिक्स करोगे, दूसरा डालोगे, उसको मिक्स करोगे, तीसरा, एक ऐसी कंडीशन इसमें भी फिर से आएगी कि अनडिसॉल्व जो बेकिंग सोडा होगा, जो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा, मतलब सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसको गर्म करना है, बीकर को उसको गर्म करना है बर्नर की हेल्प से, तो हीट करना है उसको 50 डिग्री सेल्सियस तक। अब जो अनडिसॉल्व बेकिंग सोडा होगा वो बच्चों डिसॉल्व होने लगेगा, आपको दिखेगा कि वो डिसॉल्व हो रहा है, वो मिक्स हो रहा है, तो इसका मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ गई, वो और सॉल्यूट ले पा रहा है। अब फिर से उसको डालना है, फिर और बेकिंग सोडा डालना है, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जो कुछ बेकिंग सोडा फिर से नहीं डिसॉल्व होगा, फिर से वो नीचे सेटल हो जाएगा। आपको फिर गर्म करना है उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर, जो रिमेनिंग सॉलिड होगा, जो रिमेनिंग बेकिंग सोडा होगा, वो फिर से डिसॉल्व होता दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जब मोर बेकिंग सोडा डिसॉल्व एट द हायर टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पर ज्यादा बेकिंग सोडा डिसॉल्व हो पा रहा है। वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस डिसॉल्व मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर था 70 डिग्री सेल्सियस का, उसकी ज्यादा कैपेसिटी थी, वो ज्यादा बेकिंग सोडा डिसॉल्व कर पा रहा है 50 डिग्री सेल्सियस से, और 50 डिग्री सेल्सियस की ज्यादा थी 20 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर और कम थी। कंक्लूजन क्या निकला, फॉर मोर सब्सटेंस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर, ज्यादातर सब्सटेंस के लिए जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर से, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ लोअर टेम्परेचर कैन बिकम अनसैचुरेटेड, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें हम और नहीं घोल सकते वो अनसैचुरेटेड बन सकता है जब उसको हम गर्म करते हैं, जब उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो अब उसको अनसैचुरेटेड बनाया जा सकता है उसका टेम्परेचर बढ़ा के। अब अवर साइंटिस्ट हेरिटेज देख लेते हैं। सॉल्वेंट एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, मतलब सॉल्वेंट का कैसे यूज होता था ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में। इन आयुर्वेदा, सिद्धा एंड द अदर इंडियन मेडिकल सिस्टम वाटर हैज बीन द प्राइमरी सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट के रूप में यूज रहा है। तो लोग जो थे आयुर्वेदा और ये जो सारे मेडिसिन्स जो बनाते थे
ये भी वाटर को यूज करते थे प्राइमरी सॉल्वेंट के रूप में फॉर मेकिंग मेडिकल प्रिपरेशन। मेडिकल प्रिपरेशन के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए वाटर को सॉल्वेंट के रूप में यूज करते थे। मैनी फॉर्मुलेशंस आल्सो यूज्ड हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ हर्ब्स। मतलब बहुत सारे फॉर्मुलेशन में क्या यूज होता था, हाइड्रो अल्कोहलिक भी यूज होता था, और उसमें एक्सट्रैक्ट करते थे हर्ब से चीजों को, मतलब दवाइयों को निकालते थे पेड़ पौधों से, और उसको क्यों अल्कोहलिक क्यों बनाया जाता था, क्योंकि वो ज्यादा उसमें कैपेसिटी होती थी चीजों को मारने में, और मतलब जो हमारी बीमारी होती है उसको मारने में। ट्रेडिशनल मेडिसिन मेंशन सॉल्वेंट लाइक ऑयल, घी एंड मिल्क। अब जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें ऐसे सॉल्वेंट होते हैं, ऑयल होता है, घी होता है और मिल्क होता है। ये क्या करते हैं, जो हेल्प करते हैं हमें एक्सट्रैक्ट मेडिकल कंपाउंड एंड एनहांस देयर थेरेप्यूटिक इफेक्ट, मतलब उसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए। जैसे आपको एग्जांपल ले लीजिए कि जो ट्रेडिशनल काढ़ा बनता है उसमें ये हर्ब्स का यूज किया जाता है, मिल्क का यूज किया जाता है, ठीक है, घी का, ऑयल का यूज किया जाता है, और जो च्यवनप्राश होता है वो उसमें भी यूज किया जाता है घी का। ऐसे करके बहुत सारी चीजों में इन चीजों का भी यूज किया जाता है, जिससे उसकी मतलब इम्यूनिटी, लोगों की ताकत, ये सब बढ़ा सकते। अब बी अ साइंटिस्ट, आशिमा चटर्जी, इनके बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने क्या क्या किया है। ये पिक्चर है इनकी, आशिमा चटर्जी की, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में, इनको भी देख लेते हैं। फेमस इंडियन केमिस्ट नोन फॉर डेवलपिंग एंटी एपिलेप्टिक एंड एंटी मलेरियल ड्रग। इन्होंने, ये फेमस इंडियन केमिस्ट थी जिनको जाना जाता है किस लिए, इन्होंने डेवलप किया था एंटी इलेप्टिक और एंटी मलेरिया ड्रग्स, इन्होंने वैक्सीन्स बनाई थी। यूज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन टू एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड फ्रॉम मेडिकल प्लांट। इन्होंने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का यूज करा था, और मतलब मेडिकल प्लांट से क्या निकाले थे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड निकाले थे, जिससे इन्होंने मेडिसिन बनाई थी, मतलब ये जो ड्रग्स बनाई थी। अर्ना डॉक्टरेट ऑफ साइंस इन्होंने अर्न की थी एक उपाधि डॉक्टरेट ऑफ साइंस की, जो सेकंड इंडियन वुमेन थी आफ्टर जनाकी अम्मल। इनके बाद ये सेकंड इंडियन वुमेन थी जिन्होंने डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि ली थी। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये पहली वुमेन थी इंडिया की जिन्होंने शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला था, जिनको केमिकल साइंस में। ऑनर्ड विद द पद्म भूषण फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन, इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जो इन्होंने साइंस के फील्ड में अपना योगदान दिया है, इनको पद्म भूषण भी मिला है इसके लिए। तो आगे देखते हैं, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है इन चीजों पर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। अब सॉल्युबिलिटी, अब गैस में देखो, पानी में आपने देखा होगा कि पानी में जो ये मछलियां हैं, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, ये भी तो जीवित रहते हैं। अब सांस लेने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, अब ऑक्सीजन चाहिए तो क्या पानी में भी ऑक्सीजन होती है? तो हाँ, अब हमें यही पढ़ना है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है गैसेस की पानी में। देखो, ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन हो गई हमारी गैस, और वाटर तो वाटर ही है। तो जब वाटर में ऑक्सीजन कैसे मिक्स होती है, क्या सॉल्युबिलिटी होती है, इसकी कितने अमाउंट में होती है, और ये कैसे एनिमल है, ये मतलब पानी के अंदर रहकर भी जिंदा रहते हैं, तो उसका रीजन भी देख लेते हैं। मैनी गैसेस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। बहुत सारी गैसेस, मैंने तो आपको गैसेस एक ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेके दिखाया है, लेकिन और भी बहुत सारी गैसेस इंक्लूड होती है, डिसॉल्व होती है पानी में थ्रू ओनली अ स्मॉल अमाउंट, दो ओनली इन स्मॉल अमाउंट, मतलब कम अमाउंट में होती है। दिस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ। जो भी एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक प्लांट है, पानी में रहने वाले प्लांट हैं, फिशेस हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको बहुत जरूरी होता है ऑक्सीजन की जो पानी में डिसॉल्व होती है। अब ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्म कैसा होता है? जो पूरी तरह से मिक्स हो जाए, जिसको हम पता देख ही ना पाए, अलग पता ही ना लगा पाए, मतलब स्प्रेड होता है पूरी तरीके से। और नॉन यूनिफॉर्म कौन सा होता है? जो स्प्रेड नहीं होता है, जैसे सैंड वाटर था, ठीक है। और यूनिफॉर्म कौन सा था हमारा? ORS का घोल या शुगर सॉल्ट वाटर था। तो इन दोनों चीजों का देख के हमें पता चल गया। अब ये पता लगाओ कि ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। तो क्या आपको पानी में दिखती है ऑक्सीजन? नहीं दिखती, तो यूनिफॉर्म है, वो इवनली स्प्रेड होती है, तो वो क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। गैसेस डिसॉल्व इवनली इन वाटर। गैसेस डिसॉल्व होती हैं इवनली वाटर में फ्रॉम फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर
जो कि एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनिफॉर्म कब होता है, जब इवनली स्प्रेड हो जाए पूरा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गैस सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट क्या पड़ता है टेम्परेचर का गैस सॉल्युबिलिटी पर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जनरली डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी जो होती है गैसेस की वो डिक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर कम होता है। मतलब टेम्परेचर अगर कम होता है, अगर पानी ठंडा है, टेम्परेचर कम है, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें अपोजिट होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, पानी गर्म होगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीज एट द एज टेम्परेचर इंक्रीज, और जब टेम्परेचर कम हो जाता है सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है। कोल्ड वाटर डिसॉल्व मोर ऑक्सीजन, जो ठंडा पानी होता है जब टेम्परेचर कम होता है तो उसमें, टेम्परेचर जब कम होता है तो ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होती है। सपोर्टिंग एक्वेटिक एनिमल, ठंडे पानी में एक्वेटिक एनिमल ज्यादा अच्छे से रह पाते हैं, सपोर्ट करती है उसकी लाइफ को। क्यों, क्या सपोर्ट करती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन अच्छे से डिसॉल्व होती है, सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है। वार्म वाटर होल्ड लेस ऑक्सीजन, जो गर्म पानी होता है उसमें कम ऑक्सीजन होती है। रिड्यूसिंग अवेलेबिलिटी फॉर ऑर्गेनिज्म, जो रिड्यूस करता है ऑर्गेनिज्म की अवेलेबिलिटी वहां पर गर्म पानी में, तो ठंडे पानी में ज्यादा सपोर्ट होती है, करती है लाइफ। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस मैटर की अंडरस्टैंडिंग क्या मिली हमें, मिक्सचर कैन बी यूनिफॉर्म, मिक्सचर यूनिफॉर्म हो सकता है। सॉल्यूशन कंपोनेंट नॉट विजिबल, क्योंकि सॉल्यूशन और कंपोनेंट, सॉल्यूशन में कंपोनेंट विजिबल नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोनेंट विजिबल विद आई और मैग्नीफायर, जब आप जिस कंपोनेंट को पानी में आप मैग्नीफायर से देखें या सादा से देखें तो आपको जो कंपोनेंट दिख पाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर हो जाएगा। जो चीजें नहीं दिखती हैं, जो गैसेस नहीं दिखती हैं, वो यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। इन नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर सब्सटेंस बिहेव डिफरेंटली, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर में जो सब्सटेंस है वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे कि जो सॉ डस्ट है वो फ्लोट करती है वाटर में, देखी होगी आपने सॉ डस्ट, और सैंड क्या है, वो डूब जाती है पानी में। तो ये भी तो पानी में ही घुले हुए हैं, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है, और जो गैसेस है वो यूनिफॉर्म मिक्सचर बना रही थी। वाई, बिकॉज द डिफरेंसेस इन डेंसिटी, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इनके डेंसिटी में डिफरेंस होता है। डेंसिटी नया वर्ड आ गया, डेंसिटी क्या होता है, तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं। डेंसिटी क्या है, इसको पढ़ते हैं, पहले उसको पढ़ लेते हैं हम कि व्हाई डू ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर, क्यों चीजें पानी में तैरती हैं कुछ, और क्यों कुछ चीजें पानी में डूब जाती हैं। तो उसका क्या रीजन होता है, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि जो हल्की होती है वो तैरती है, जो भारी होती है वो डूब जाती है, लेकिन इसका साइंस में जो रीजन होता है वो होता है डेंसिटी। तो चलिए पढ़ते हैं। सम ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर व्हाइल अदर सिंक, कुछ फ्लोट करते हैं जबकि कुछ डूब जाते हैं। जैसे वॉश करते हैं राइस को, तो जो हस्क फ्लोट करते हैं, जो हस्क होते हैं, जो वो उसका ऊपर का पार्ट होता है वो जो ऊपर फ्लोट करता है, जो चावल है वो नीचे तैर जाते हैं। ऑयल करते हैं वाटर में ऐड, तो ऑयल तैरता है, और टॉप पर पानी में ऊपर ऑयल ऊपर तैरता है। अब एक कॉमन बिलीफ है कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो तैरता है और जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो डूब जाता है। बट एक्चुअल साइंटिफिक रीजन क्या है इसमें, डेंसिटी। अब ये क्या होती है, एक वुडन स्टिक एंड आयरन रॉड में भी सेम साइज। अब एक वुडन स्टिक है, वुड की स्टिक है, और एक आयरन की रॉड है, ये सेम साइज की हो सकती है, येट द आयरन रॉड फील हैवियर, जबकि आयरन रॉड जो है वो हैवी फील दिखाई, मतलब हैवी होगी, वुडन से तो हैवी होगी आयरन की, लोहे की जो रॉड है। दिस हैवीनेस इज ड्यू टू प्रॉपर्टी कॉल्ड डेंसिटी। अब ये हैवीनेस क्यों होती है, ये हैवीनेस का रीजन होता है बच्चों एक प्रॉपर्टी जिसका नाम होता है डेंसिटी। इंपॉर्टेंट नोट, डेंसिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, डेंसिटी ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बट नॉट द ओनली फैक्टर दैट डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है तैरने और डूबने में, लेकिन सिर्फ एक ऐसा अकेला एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो डिसाइड करता है कि चीजें तैरेगी या डूबेंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तो है, इसकी वजह से पता चलता है कि मतलब ये तैरेगी या डूबेगी, लेकिन सिर्फ एक यही रीजन नहीं है, और भी रीजन है। लिक्विड में क्या वो सिंक करेगी, तो सम ऑब्जेक्ट फ्लोट व्हाइल अदर सिंक इन वाटर, कुछ यहाँ दिखाया गया है पिक्चर। अब डेंसिटी को समझ लेते हैं, डेंसिटी बात कर रहे हैं। डेंसिटी क्या होती है, सिंपल वर्ड में ही समझते हैं। तो आप रियल लाइफ एग्जांपल में देख लीजिए, एक बस है, ठीक है, एक बस है, वो पूरी भरी हुई है, बहुत भरी हुई है, आपने बस देखी होंगी, है ना, इसमें एक भी पैर रखने की जगह नहीं है, अंदर से भी पूरी भरी है, गेट तक लोग खड़े हैं, एक भी बंदा उसमें पैर नहीं रख सकता, उसमें नहीं बैठ सकता।
ठीक है, तो वो होगा हाईली डेंसिटी, उसकी हाईली डेंसिटी होगी, मतलब वो पूरा खचम खच पूरा भरा हुआ है बस है। और अगर एक ऐसी कम भीड़ वाली बस है जिसमें और बसेस और लोग आ सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो लो डेंसिटी होगी। अब इसी को एक एग्जांपल ले लेते हैं जंगल में। देखो बहुत सारे पेड़ है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, हमें अर्थ ही नहीं दिख रही, हमें नीचे का स्पेस ही नहीं दिख रहा, पेड़ ही पेड़ पेड़ ही पेड़ है, तो ये डेंस फॉरेस्ट है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, हाई डेंसिटी है। और यहाँ पर यहाँ दिख रही है 1 2 3 4 5, हम इजिली काउंट कर पा रहे हैं, 5 ही ट्री है और बाकी सारी जगह खाली है, तो ये लेस डेंस फॉरेस्ट है, मतलब इसकी लो डेंसिटी है। ठीक है, तो यहां पर आपको डेंसिटी का मतलब पता चल गया होगा कि जिसमें जब पूरा जिसके जो मॉलिक्यूल जिसके जो चीजें सब पूरा बिल्कुल फिल भरा रहे वो हाईली डेंस होता है, और जो जिसमें स्पेस हो, दिखे, हम काउंट कर सके या और चीजें आ सके, उसमें लो डेंसिटी होती है। तो ये एक डेली लाइफ के अकॉर्डिंग एग्जांपल दिया है। साइंटिफिक डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मास प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। अब इसका मतलब कि जितने एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास रह सकता है, जितना मास प्रेजेंट होता है, उसी को ही डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है। अब मास क्या होता है, मास और वेट को हम और आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब की फैक्ट क्या है, डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन शेप और साइज। डेंसिटी डिपेंड नहीं करती है कि शेप और साइज कितना है, वो उसका मैटर अलग होता है। डेंसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेंसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। प्रेशर मेनली इफेक्ट्स गैस, जो प्रेशर है मेनली इफेक्ट करते हैं गैसेस पर। तो चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज डेंसिटी को ही पढ़ते हैं हम। इसकी एसआई यूनिट तो आप अपने आप से निकालोगे। मास जो वेट का यूनिट होती है वो क्या है, किलोग्राम। मास की जो है मास और वेट की सेम होती है ना, वो सॉरी वेट की नहीं, मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम और ग्राम में मास को हम मेजर करते हैं। और वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, L इंटू बी इंटू एच लेंथ। तो इसका क्या होगा, मीटर, लेंथ की मीटर है, ब्रेथ की मीटर है और हाइट की मीटर है, तो मीटर का क्यूब। ठीक है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऊपर तो मास था। ठीक है, कैसे निकालते हैं, मास है हमारा, तो मास की यूनिट है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की किलोग्राम हो गई और वॉल्यूम की भी मैंने निकाल के बताई, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब, तो किलोमीटर पर मीटर क्यूब हो गई इसकी एसआई यूनिट। कॉमन यूनिट फॉर लिक्विड, कॉमन यूनिट लिक्विड्स के लिए मेनली ग्राम पर मिलीलीटर होती है या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। क्लियर, यूजफुल कन्वर्सेशन है यहाँ पर। 1 किलोग्राम मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर लीटर। मतलब ये बताया गया है कि जब छोटी अमाउंट जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं इन चीजों को मेजर करने के लिए, तो ग्राम मिलीलीटर में करते हैं या ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं। रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर 1 मिलीलीटर वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम वाटर। मतलब 1 मिलीलीटर वाटर को अप्रोक्स मानेंगे 1 ग्राम, मतलब ग्राम और यहाँ मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि लिक्विड हमेशा लीटर और मिलीलीटर इसमें नापा जाता है, और वॉल्यूम का हमारा हमने मीटर लिया है, सेंटीमीटर लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये है 1 मिलीलीटर वाटर 1 ग्राम के अप्रोक्स इक्वल होगा, इस तरीके से मानते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एल्यूमिनियम ब्लॉक है, उसका मास क्या है 27 ग्राम है, वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर पर क्यूब है। तो डेंसिटी कैसे निकलेगी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है 27, वॉल्यूम कितना है 10, तो ये आ गया हमारा 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एल्यूमिनियम इज 2.5 टाइम डेंस देन वाटर। एल्यूमिनियम 2.5 टाइम डेंस है वाटर से, तो इससे इसका कंपेयर करके निकाल दिया गया। रिलेटिव डेंसिटी देख लेते हैं। अ नंबर विदाउट यूनिट, जो एक नंबर है विदाउट यूनिट, क्योंकि इसकी यूनिट नहीं होती, मतलब रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होती, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। सब्सटेंस की डेंसिटी क्या है और वाटर की डेंसिटी क्या है, जैसे यहाँ सब्सटेंस की है 2.7, वाटर की क्या है, उसका डिवाइड करके रिलेटिव डेंसिटी निकलती है। अब डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, तो ये नंबर है तो जिसकी यूनिट नहीं होती है, या फिर जैसे अगर डेंसिटी की यूनिट है हमारी किलोग्राम पर मीटर क्यूब और नीचे भी डेंसिटी की किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो इसके मतलब जब नंबर निकालते हैं हम, तो हमारी कोई यूनिट नहीं लेते हैं हम, वो विदाउट यूनिट होता है। तो चलते हैं आगे देख लेते हैं।
थिंक लाइक अ साइंटिस्ट अंडरस्टैंडिंग डेंसिटी। अब साइंटिस्ट की तरह एक डेंसिटी को समझते हैं, घर की ही चीजों का एग्जांपल लेके। एक ऐसे ऑयल की बोतल, आपने पैक्ड ऑयल बोतल देखी होगी घर में, तो ठीक है, इसमें क्या होता है, सम ऑयल या घी पैक्ड शो 1 लीटर वॉल्यूम बट वेट ओनली अराउंड 910 ग्राम। ये 1 लीटर का, तो 1 लीटर बोला जाता है इसको कि 1 लीटर की बोतल, वॉल्यूम की बोतल मंगाइए, मतलब 1 किलो घी है ये, मतलब 1 लीटर ऑयल है ये, लेकिन उसमें हमेशा मतलब मोस्टली निकलता है 910 ग्राम ही उसमें जो ऑयल है या घी है वो निकलता है। ऐसा क्यों, क्या रीजन होता है? दिस मीन्स द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डेंसिटी है ऑयल की वो कम होती है वाटर की डेंसिटी से। वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, वाटर अपने अंदर चीजें ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कम और ज्यादा डेंसिटी का मतलब कि लेस डेंसिटी, जब उसमें कम मतलब क्या होगा, और चीजें ज्यादा आएंगी, और जो ज्यादा डेंसिटी मतलब उसमें और चीजें ज्यादा सकती हैं। तो जो डेंसिटी है ऑयल की वो कम होती है डेंसिटी ऑफ वाटर से, बिकॉज 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 लीटर वाटर में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन 1 लीटर ऑयल में कम रहेगा हमेशा 1000 ग्राम से, इसलिए उस पैकेट में 910 ग्राम आता है। तो आपको ये एक बार चेक करिएगा घर जाके, आपकी बोतल रखी हो मिल्क की या घी की, मतलब ऑयल की या घी की, तो आप घर पे जाके देखिएगा कि उसमें कितना होता है। तो ये ऑयल की या घी की जो होती है डेंसिटी, वो क्या होती है, कम होती है वाटर से। Therefore oil is less dense, ऑयल कम डेंस होता है, एंड दैट्स व्हाई ऑयल फ्लोट ऑन वाटर। अब जब कम डेंस है तो इसीलिए वो फ्लोट करता है पानी में, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है वाटर से, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। जो कम डेंसिटी वाला होता है वो ऊपर आके क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है, क्योंकि हल्की जो चीज होगी वो भारी चीज के ऊपर ही तो रहेगी, तो हल्की चीज होती है, डेंसिटी कम होती है, तो वो ऊपर रहता है। तो ये रीजन आई होप आपको समझने में पूरा होगा कि डेंसिटी क्या होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी देख लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज फाउंडेड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड वॉल्यूम। कैसे निकलती है डेंसिटी, जब हम मेजर करते हैं उसका मास और वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम ही तो होता है। हाउ डू वी मेजर मास, अब मास को कैसे मेजर करेंगे? मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में उसका जो मैटर होता है। अब आप ज्यादातर सामान लेने जाते हो तो बोलते हो 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो सेब दे दो, लेकिन वो आप बोलते हो उसका मास, उसके मास के बारे में बात करते हो, आप वेट के बारे में नहीं करते हो 1 किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम जो यूनिट होती है ना बच्चों, वो मास की होती है। तो मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ ऑब्जेक्ट, की उस ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट है मैटर, मतलब कितना अमाउंट का मैटर है, मैटर कितना है। मेजरिंग यूजिंग अ बैलेंस, अब इसको कैसे मेजर किया जाता है, बैलेंस, जो तराजू आपने देखी है, बीम बैलेंस होता है, पेन बैलेंस होता है, डिजिटल वेटिंग बैलेंस, आजकल डिजिटल वेटिंग चल रही है कि उस पर सामान रख दो, वो बता देता है कि उसका कितना वेट है, तो वो आप उसका कितना मास है, तो वो वो मास को पता लगाते हो आप। इन दिस चैप्टर वी यूज अ डिजिटल वेटिंग बैलेंस फॉर एक्यूरेसी। इस चैप्टर में हम आगे दिखाएंगे कि डिजिटल वेटिंग बैलेंस का यूज करके एक्यूरेसी के लिए। ऑन अर्थ वेट एंड मास आर क्लोजली रिलेटेड। अर्थ पर जो वेट और मास होता है वो मतलब क्लोजली रिलेटेड है, एक सा ही होता है, लेकिन सो मास मेजरमेंट इज इजी, इसलिए मास का मेजरमेंट इजी होता है, क्योंकि हम उसी को तो बोलते हैं 1 किलो वेट है या 1 किलो मास है। लेकिन वेट क्या होता है बच्चों, वेट होता है कि जिस फोर्स से अर्थ किसी भी सामान को, किसी भी चीज को अपनी तरफ पुल करती है, वो उसका होता है वेट। जिस भी फोर्स से अर्थ किसी भी चीज को, जैसे अपने बॉल ऊपर फेंकी है ना, आपने एक पंख ऊपर फेंका, तो वो अर्थ क्या है, उसको नीचे खींचेगी, वापस से वो नीचे ही आएगा। तो जिस फोर्स से अर्थ उसको खींचेगी उसका वो वेट होता है। तो वो बॉल जल्दी नीचे गिर जाएगी, पंख धीरे 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 तैरता हुआ ऐसे झूमता हुआ आके गिरेगा नीचे। लेकिन क्यों देर से गिरता है वो, क्योंकि उसको अर्थ कम फोर्स से नीचे खींच रही होती है, उसका वेट कम होता है, तो वो होता है वेट। और जो मास होता है वो होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों चीजों में आप अंतर समझ लीजिएगा। अर्थ पर ये सिमिलर होती है, लेकिन आप मून पर या किसी अदर प्लैनेट पर ये सारी चीजों में डिफरेंस होता है, वहां मास और वेट अलग अलग होता है। तो आइए एक्टिविटी करते हैं। 9.3 एक्टिविटी है मेजरिंग मास यूजिंग अ डिजिटल बैलेंस। मेजर करेंगे मास को एक डिजिटल बैलेंस। ऐसा आपने देखा होगा
अब तो सारी दुकानों पर डिजिटल बैलेंस ही रखा होता है। आपको क्या करना है, स्विच ऑन द डिजिटल वेटिंग बैलेंस, स्विच ऑन करना है इसको, वेटिंग बैलेंस को। चेक द इनिशियल डिस्प्ले रीडिंग, यहाँ पे जो इनिशियल में 000 है इस रीडिंग को आपको पढ़ना है, चेक करना है, ठीक है। उसके बाद इफ इट इज नॉट 0, अगर 0 है तो ठीक है, अगर वो 0 नहीं है तो आपको रिसेट करना है उसको 0 पर लाने के लिए, क्योंकि उसकी 0, आप 0 से ही तो हम स्टार्ट करते हैं किसी का वेट चेक करने के लिए। प्लेस अ ड्राई वॉच ग्लास, एक ड्राई वॉच ग्लास उस पर रखना है, ऐसे वॉच ग्लास रखना है, या फिर बटर पेपर रखना है पेन पर। फिर क्या करना है, नोट द रीडिंग, अब रीडिंग को नोट करिए, यहां पर कुछ रीडिंग आ जाएगी, हो सकता है उसका कुछ वेट दिखाने लगे, फिर से आपको रीसेट करना है उसको रीडिंग को 0 पर लाने के लिए। अगर उसके ऊपर कुछ सामान रख दिया, लेकिन हमने जैसे 1 किलो आपको दाल लेनी है, तो आप 1 किलो दाल ही तो लोगे, आपको क्या मतलब वो किस बर्तन पर रखा है, तो उसको फिर से रीसेट करके उसको 0 पर सेट करना है, वो सामान रख के, या जो भी आपने बटर पेपर रखा है, जो भी बाउल रखा है, उसको फिर से रीसेट करके 0 कर दीजिए। केयरफुली प्लेस द सॉलिड ऑब्जेक्ट, अब कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसको आप, स्टोन ले लिया, एक पत्थर ले लिया, या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसको आपको तोलना है, अब उसको प्लेस करना है, एक स्टोन ले लिया वॉच ग्लास पर, जिस पर हम चेक करते हैं, ऐसा ग्लास ही तो होता है जिसमें हम रखकर चेक करते हैं। द डिस्प्ले नाउ शो द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब जो यहाँ पर दिखेगा बच्चों, जैसे यहाँ 16.400 दिख रहा है, तो ये जो 16.400 है ये इस स्टोन का क्या है बच्चों, मास है। तो जो आप दाल चीनी या सब खरीदते हो, ये क्या होता है, उसका मास होता है। एग्जाम्पल जैसे इसका निकला था 16.400, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मेजर करते हैं, और प्रैक्टिकली आपने सारी दुकानों पर देखा ही होगा कि जब भी आप सामान लेने जाते हो तो इसमें कैसे मेजर किया जाता है। अब मास वर्सेस वेट, अ स्टेप फर्दर, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, लेकिन अब यहाँ आया है तो एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। इन डेली लाइफ वी ऑफन यूज द वर्ड मास एंड वेट एज इफ दे मीन द सेम थिंग। अब हम डेली लाइफ में मास और वेट को एक सेम मीनिंग में ही देखते हैं कि मास और वेट सेम मीनिंग है। साइंस में लेकिन ये डिफरेंट होता है। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, कि कितना अमाउंट है मैटर का उस ऑब्जेक्ट में, इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम या किलोग्राम। लेकिन वेट में, वेट क्या होती है, द फोर्स विथ विच अर्थ पुल एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिस फोर्स से अर्थ किसी भी सामान को अपनी तरफ खींचती है वो उसका होता है वेट। और वेट की यूनिट अलग होती है, वो होती है न्यूटन। वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, मोस्ट वेटिंग बैलेंस एक्चुअली मींस मेजर वेट। मोस्ट वेटिंग बैलेंस एक्चुअली वेट मेजर करते हैं, बट द स्केल इज मार्क्ड इन मास यूनिट, लेकिन जो स्केल है वहां पर मास यूनिट में मार्क होता है। सो द रीडिंग अपीयर्स इन ग्राम एंड किलोग्राम, इसीलिए ही रीडिंग ग्राम और किलोग्राम में आती है, न्यूटन में नहीं आती है। ओनली अ फ्यू बैलेंस लाइक टू पेन बैलेंस, कुछ ही बैलेंस में, जैसे टू पेन बैलेंस है, डायरेक्टली कंपेयर मासेस, उसमें हम कंपेयर कर लेते हैं डायरेक्टली मासेस को, जो पेन बैलेंस होती है उसमें। तो ये पेन बैलेंस है, ऐसे करके आपको सुनारों की दुकान पर मिलेगा ज्यादातर टू पेन बैलेंस। यहाँ कुछ वेट रखा जाता है, यहाँ पर वो सामान रखा जाता है और उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है, हाउ डू वी मेजर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को कैसे मेजर करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हमने मेजर करना सीख लिया, मास कैसे मेजर करते हैं, वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे, तभी तो डेंसिटी पता चलेगी। तो वॉल्यूम को भी देख लेते हैं। A Tetra Pak labeled 200 milliliter means it contain 200 milliliters of buttermilk छाछ। एक टेट्रा पैक लेबल्ड है, उस पे मतलब उस पे लिखा हुआ है 200 मिलीलीटर, सॉरी, इसका मतलब है कि इसमें 200 मिलीलीटर्स बटर मिल्क है, या इस पैकेट में 200 मिलीलीटर छाछ भरी हुई है। वॉल्यूम क्या है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो स्पेस, ये कितने स्पेस में आई, जितने स्पेस में ये इस पैकेट में आई, मतलब पूरा भर रहा है अगर ये, तो जितने स्पेस में ये पूरी छाछ आई, जितना स्पेस उसने लिया वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो कितना स्पेस लिया उस छाछ ने, जितना ये टेट्रा पैक का पैकेट है। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मतलब मीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब। और आया कैसे, मैंने ये आपको बताया था कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ का मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, ब्रेथ की मीटर होती है, हाइट की मीटर होती है। तो वॉल्यूम की क्या हो जाएगी, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, या उसको क्यूबिक मीटर बोलते हैं। 1 मीटर क्यूब is equals to volume of a cube with each 1 मीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मतलब है कि तीनों साइड से उसकी लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी, तीनों क्या है, वो 1 1 1 है, तो इसके लिए उसका 1
सॉरी 1 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होगा। फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट ये हमेशा डेसीमीटर क्यूब यूज किया जाता है 1 लीटर के लिए, सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के लिए, जिसको 1 सीसी भी लिख देते हैं। मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है? अ ट्रांसपेरेंट नैरो कंटेनर होता है। ऐसा एक नैरो कंटेनर होता है, लिक्विड को हमेशा ऐसे नैरो कंटेनर में नापते हैं, तो ये एक ऐसे कंटेनर होता है जिसमें मार्किंग होती है, लिखा रहता है ऐसे पॉइंट पे। यहाँ पे अपनी बुक में देखेंगे तो क्लियरली आपको दिखाई देगा। यूज द मेजर टू एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। इस मेजर को यूज किया जाता है एग्जैक्ट वॉल्यूम निकालने के लिए कि कितनी जगह उसने ली, यहाँ पर उसका वॉल्यूम पता लग जाता है। अब इसमें कंफ्यूजन होगा आपको कि ये छाछ क्या पूरा भरा हुआ होगा तो इतना ये पूरा उसका वॉल्यूम होगा, अगर ये कम होगा तो इसका वॉल्यूम इस पैकेट से कम होगा। ठीक है, हम मानते हैं कि एग्जैक्ट पूरा भर रहा है, उसी अकॉर्डिंग हमने बताया कि जितना स्पेस वो लेता है वो उसकी वॉल्यूम होती है। अवेलेबल इन वेरियस कैपेसिटीज 5 ml 10 ml, यहाँ पर अलग अलग कैपेसिटीज क्या आते हैं, 5 ml का, 10 का, 25 का, 50, 100, 250 ऐसे करके ये कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो जितनी भी, जैसे छोटी अमाउंट मापनी है तो छोटे में माप सकते हैं, बड़ी करनी है तो बड़े में कर सकते हैं। की क्वेश्चन इससे अब एक क्वेश्चन बना, हाउ एक्यूरेसी कैन डिफरेंट मेजरिंग सिलेंडर मेजर। चलो आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं कि कितनी एक्यूरेसी से ये मापता है। एक्टिविटी करते हैं, ऑब्जर्विंग एंड कैलकुलेटिंग वॉल्यूम रीडिंग। ये एक पूरा बड़ा आपको दिखा दिया गया है, यहाँ पर आपको दिख भी रही होगी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ml तक दे रखा है। टेकिंग अ मेजरिंग सिलेंडर एंड ऑब्जर्व, यहाँ ले लिया हमने। मैक्सिमम वॉल्यूम इट कैन मेजर, कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम है, 100 है। स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इट कैन मेजर, सबसे छोटी कितनी है बच्चों, सबसे छोटी 10 है। सिलेंड्रिक कैपेसिटी यहाँ 100 ml है, इट कैन मेजर अप टू 100 ml, ये 100 ml तक माप सकता है, इससे ज्यादा अगर 100 ml से ज्यादा इसकी कैपेसिटी में ये माप नहीं सकता। फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट रीडिंग, स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या है बच्चों, 10 ml है, ये 20 ml, अच्छा 10 ml लिया है, 10 से 20 सबसे स्मॉलेस्ट है। नंबर ऑफ स्मॉलर डिवीजन बिटवीन दैम, छोटे छोटे डिवीजन कितने हैं इसमें, 1 से 10 से 20 में देख लीजिए, तो ये छोटे छोटे आप काउंट करोगे ना, ये बीच में 10 है। स्मॉलर डिवीजन कितने हैं, 10 डिवीजन हो रहे होते हैं इसमें। ठीक है, Therefore, 1 small division is equals to 1 मिलीलीटर। तो जो ये छोटा एक है, जब ये पूरे 10 है तो 10/10 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा 1 ml का होगा, ये इतना 1 2 3 4 5 6, अभी तो 10 से 20 पहुंचा, तो ये छोटा एक डिवीजन 1 ml के बराबर होगा। सो स्मॉलेस्ट मेजरेबल वॉल्यूम, सबसे स्मॉलेस्ट मेजरेबल वॉल्यूम हम इसमें 1 ml तक मेजर कर सकते हैं। जनरल रूल क्या है बच्चों, 10 ml और 25 ml सिलेंडर स्मॉलेस्ट रीडिंग कितनी होगी इसमें, 0.1 ml होगी। 100 मिलीलीटर सिलेंडर में 1 ml होगी, जैसे अभी हमने देखा। 250 में 2 ml होगी। 500 मिलीलीटर में ये जो बीच की जो मेजरिंग स्केल का गैप होता है ये 5 ml होगा। राइट चॉइस क्या होती है, टू मेजर 70 ml वाटर। अगर 70 ml वाटर करना है तो एक आपको 100 ml मेजरिंग सिलेंडर लेना पड़ेगा। लार्जर सिलेंडर इज मेजर इन बिगर स्टेप, सो एक्यूरेसी डिक्रीज। लार्जर सिलेंडर लेते हैं बिगर स्टेप्स के लिए, मतलब छोटी कैपेसिटी के लिए छोटा स्केल, बड़ी के लिए बड़ा, तो वरना अगर एक्यूरेसी कम हो जाती है। 9.5 एक्यूरेसी मेजरिंग 50 ml ऑफ वाटर, वही है। प्लेस अ क्लीन ड्राई मेजरिंग सिलेंडर ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक यहां पर ले लिया। pour water slowly into the cylinder until it reach close to the required mark। जब तक उसमें पानी डाल देना है जब तक वो रिक्वायर्ड मार्क तक, मतलब जितना आपको चाहिए 50 ml चाहिए तो 50 ml तक जब तक नहीं पहुंच पाए तब तक उसमें आपको ऐसे पानी डालना है। ठीक है, अगर थोड़ा सा पानी ज्यादा हो जाए तो उसको ड्रॉपर की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। ड्रॉपर देखा होगा आपको, बच्चों की दवाइयों में ड्रॉपर आते हैं या फिर वैसे ड्रॉपर होते हैं, उसकी हेल्प से आप देखो 50 तक पहुंचने के लिए अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए तो आप ड्रॉपर की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर थोड़ा सा कम रह जाए, क्योंकि ऐसे पॉर करने से तो ज्यादा गिर सकता है, तो ड्रॉपर की हेल्प से उसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं जिससे वो अपनी प्रॉपर कंडीशन पर, है ना, प्रॉपर 50 ml पर पहुंच जाए। For water and colorless liquid, read the marking that match the bottom of the meniscus. Ensure your eye are level with the meniscus for the accurate reading. आप उसके एग्जैक्ट सामने हो जिससे आप एग्जैक्ट रीडिंग पढ़ पाओ। वंस द लेवल रीच एग्जैक्टली 50 ml, जब 50 ml तक पहुंच जाए, ट्रांसफर द वाटर टू द रिक्वायर्ड कंटेनर, और जिसमें आपको 50 ml वाटर चाहिए उसको ट्रांसफर कर दो 50 ml वाटर को उस कंटेनर में। फॉर कलर्ड लिक्विड, ये तो कलरलेस और वाटर लिक्विड के लिए है, आपको यहां से टॉप से देखना पड़ेगा। रीड द मार्किंग एट द टॉप ऑफ द मेनिस्कस, टॉप से देखना पड़ेगा कलर, क्योंकि वहां पर से सामने नहीं दिखता है। आगे देखते हैं मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। कैसे वॉल्यूम मेजर करते हैं, रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड आपने देखा होगा ऐसे करके कुछ ऐसे बना हुआ है, तो इसका वॉल्यूम मेजर करना है। ठीक है,
तो कैसे मेजर करोगे? लेट्स कैलकुलेट, कलेक्ट क्यूबॉइड शेप ऑब्जेक्ट। एक आपने कोई भी नोटबुक ले ली, क्यूबॉइड ऑब्जेक्ट, शू बॉक्स ले लिया, ऐसे शू बॉक्स की तरह, डाइस ले ली, ऐसी कोई भी ले ली। मेजर लेंथ, अब उसमें लेंथ मेजर कीजिए, ये वाली है ना, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जैसे आपकी नोटबुक देखोगे ऐसे करके उसकी, सॉरी, यहां पर उसकी हो गई ये वाली लेंथ, ये आपकी नोटबुक है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, जो थोड़ा सा पार्ट जो वो ऊपर उठा हुआ होगा, थोड़ी तो मोटी होगी ना आपकी, वो कैसे करके कुछ, तो ये जो होगी इसकी हाइट होगी। एक स्केल से तीनों चीज को मेजर कर लीजिए। जैसे नोटबुक की लेंथ है 25, ब्रेथ है 18 और हाइट है 2, ऐसी करके कोई नोटबुक है। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, मैंने आपको बहुत बार बताया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है, तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 900 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम। अब आपको अपनी नोटबुक के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेनी है और उसका मेजर करना है, तो आपको निकालना है वॉल्यूम। मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। सॉलिड ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे? मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट का तो देख ही रहे थे अभी हम, लेकिन यहाँ रेगुलर शेप का था, क्यूबॉइड शेप का। अब इर्रेगुलर शेप, जैसे कोई भी स्टोन या पत्थर, वो होता तो सॉलिड ही है, लेकिन इर्रेगुलर शेप होती है, उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? फॉर ऑब्जेक्ट लाइक स्टोन दैट डू नॉट हैव अ रेगुलर शेप, मेजरिंग वॉल्यूम डायरेक्टली इज डिफिकल्ट। डायरेक्टली मेजर करना है कि उसकी लेंथ नहीं पता, ब्रेथ नहीं पता, हाइट नहीं पता, तो कैसे करेंगे? वो डिफिकल्ट होता है। टू फाइंड डेंसिटी वी मस्ट नो द वॉल्यूम। डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें वॉल्यूम तो चाहिए, तो हम उसका कैसे निकालेंगे? सो वी यूज अ स्पेशल मेथड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, अब आगे सीखेंगे हम कि कोई इरेगुलर शेप होगी, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो चलिए सीखते हैं आगे। मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट। इरेगुलर ऑब्जेक्ट का कैसे निकालते हैं, वो 9.7 एक्टिविटी में दिया हुआ है। कलेक्ट ऑब्जेक्ट लाइक अ स्टोन, मेटल कीज या एक्सेट्रा, कुछ भी चीज आपको ले लेनी है जो सॉलिड है, जिसका इरेगुलर शेप है। पत्थर ले लीजिए, कोई भी स्टोन ले लीजिए। फिल अ मेजरिंग सिलेंडर विद वाटर टू नो लेवल। मेजरिंग स्केल में वाटर फिल कर दीजिए, जो ये मेजरिंग आपका सिलेंडर था उसमें वाटर फिल कर दीजिए, जैसे 50 ml तक आपने कर दिया। रिकॉर्ड दिस एज द इनिशियल वॉल्यूम। इसको इनिशियल वॉल्यूम में रिकॉर्ड कर लीजिए कि पहले था 50 ml, ठीक है। टाई अ ऑब्जेक्ट विद अ थ्रेड एंड स्लोली लोअर इट इनटू द वाटर। अब उस पत्थर को एक थ्रेड से बांध लीजिए और उसको धीरे से पानी में उसको अंदर ले जाइए। ऑब्जर्व द राइज इन वाटर लेवल। अब जब पानी में इसको अंदर ले जाएंगे तो जो वाटर लेवल है वो ऊपर हो जाएगा, जैसे 50 और 60 के बीच में आ गया, 55 पर आ गया अप्रॉक्स, है ना, तो वो वॉल्यूम आ गया 55 पर। तो इनिशियल में था बच्चों 50 और आ गया 55 ml। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल में से जब इनिशियल को माइनस कर दोगे, 55 माइनस 50 करोगे, तो आपका आ जाएगा 5 ml या 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके इस पत्थर का, जो इस स्टोन का जो आपका वॉल्यूम आ जाएगा वो 5 ml आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। रिकॉर्ड ऑल वॉल्यूम इन टेबल 9.2। तो ये सारी इसमें रिकॉर्ड करनी है मेटल की, जो आप अपने आप से करोगे, और अदर कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो तो उसका मेजरमेंट आप इसमें फिल करोगे। एक्टिविटी 9.7 में ही आगे कैलकुलेट डेंसिटी। डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया था मैंने आपको। तो मास कितना है? मास हमारा जैसे किसी भी स्टोन का 16.400 है और वॉल्यूम आपका 5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, तो डेंसिटी क्या आ जाएगी बच्चों? 16.400, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। डिवाइड करोगे तो 3.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा आपका। तो आपको डेंसिटी ऐसे पता चलती है। अब लेट अस डिग डीपर। अब डीपर और कुछ जान लेते हैं। डेंसिटी इनसाइड द अर्थ। इनसाइड द अर्थ डेंसिटी कितनी होती है? अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर। बहुत सारी लेयर से बना होता है ना। पहले क्रस्ट, फिर अपर मेंटल होता है, फिर लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर और फिर इनर कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर आपने पढ़ा होगा। तो मेंटल भी अपर लोअर मेंटल होता है, कोर भी आउटर कोर और इनर कोर होता है। द क्रस्ट विच इज द आउट मोस्ट लेयर। जो सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो क्रस्ट, जो सबसे लाइटेस्ट और लीस्ट डेंस होती है। एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ चलते चले जाएंगे, जैसे हम ऐसे अंदर सेंटर की तरफ चलते जाएंगे अर्थ में, द डेंसिटी इंक्रीज। डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, अंदर की तरफ डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। दिस इंक्रीज हैपन बिकॉज प्रेशर राइज शार्पली एज डेप्थ इंक्रीज। जैसे डेप्थ में जाते चले जाएंगे, प्रेशर ऊपर से ज्यादा डेप्थ में आने लगेगा, है ना। टेम्परेचर ऑल्सो बिकम एक्सट्रीमली हाई। टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा तो वो ज्यादा डेंस होगा, है ना, ज्यादा उसका क्या होगा,
इंक्रीज हो जाएगी डेंसिटी। हाई प्रेशर प्लस हाई टेम्परेचर मेक द मटेरियल हैवियर। जितना हाई प्रेशर होगा और जितनी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर भी है हाई टेम्परेचर भी है, तो मटेरियल को हैवियर, डेंसर और मोर कॉम्पैक्ट बना देगा। तो अगर अर्थ में जितना जितना अंदर चलते चले जाते हैं तो उतनी चीजें क्या होती है, उतनी डेंसिटी ज्यादा होती है। दस अर्थ इनर लेयर इज द डेंसेस्ट while the crust is least dense। जो लीस्ट है वो कम डेंस होती है और जो अंदर की लेयर है वो ज्यादा डेंस होती है अर्थ में भी। आगे चलते हैं। आपने कभी सुना है ट्रेडिशनल बैम्बू एंड वुडन बोट, बैम्बू और वुडन बोट बनाई जाती हैं जो पानी पर तैरती हैं, कैसे? इन एंशिएंट टाइम बिफोर मॉडर्न शिप एग्जिस्ट, पीपल ट्रैवल्ड अक्रॉस रिवर एंड सीज यूजिंग बैम्बूज एंड वुडन लॉक्स। इन्हीं के थ्रू लोग एक दूसरे से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे पानी में, जब शिप्स, बहुत सारे शिप्स नहीं आए थे, मॉडर्न शिप्स नहीं आए थे, एंशिएंट टाइम में ऐसे लोग जाते थे। बम्बू वॉज वाइडली यूज्ड बिकॉज इट इज लाइट वेट। बम्बू क्यों यूज किया जाता था? बैम्बू वो लाइट वेट होता था, हॉलो मतलब खोखला होता था अंदर से, एबल टू फ्लोट इजीली ऑन वाटर, जो पानी में आसानी से तैरता था। इसे ही जोड़ जोड़ के लोग क्या बनाते थे? बोट बनाते थे। पीपल टाइड बैम्बू पोल टुगेदर टू मेक राफ्ट एंड स्मॉल बोट यूज्ड फॉर। लोग बैम्बू को के पोल को एक साथ मिलाकर ऐसे करके राफ्ट बनाते थे या बोट बनाते थे, जिसका यूज किया जाता था फिशिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, या फिर कोई भी वाटर बॉडीज है, कोई भी नदी है उसको क्रॉस करने के लिए। वुडन लॉक्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ट्रीज वर होलोड आउट टू मेक बोट और यूज्ड एज सिंपल राफ्ट। मतलब वुडन लॉक्स यूज किए जाते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रीज के, जो होलोड आउट किए जाते हैं बोट्स बनाने के लिए और सिंपल राफ्ट बनाने के लिए। दीज ट्रेडिशनल बोट वर क्रूशियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिंग प्लेस। ये क्या करती थी? ट्रांसपोर्ट इसके लिए क्रूशियल होती थी, कनेक्ट करने के लिए प्लेस को। Even today bamboo and wooden boats are used in many reason। आज भी यूज की जाती है बैम्बू और वुडन बोट्स बहुत सारे रीजन में, नॉट जस्ट फॉर ट्रेवलर बट ऑल्सो अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। एक ट्रैवल के लिए ही नहीं बल्कि आजकल ये टूरिस्ट का अट्रैक्शन है। लोग मतलब जो टूरिस्ट है वो उस पर बैठकर घूमना चाहते हैं, इसलिए ये आजकल भी ट्रेंड में है। अब टेम्परेचर पर का क्या अफेक्ट पड़ता है और प्रेशर का क्या अफेक्ट पड़ता है? डेंसिटी पर। जैसे मैंने आपको अर्थ का बताया कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा अंदर वाली लेयर पर ज्यादा प्रेशर ही तो होगा, और ज्यादा टेम्परेचर होगा तो डेंसिटी ज्यादा होती है। तो कैसे इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो पहले टेम्परेचर का फिर प्रेशर का पढ़ेंगे। जनरली डेंसिटी डिक्रीज व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड। डेंसिटी डिक्रीज होती है जनरली जब सब्सटेंस को हीट किया जाता है, किसी भी चीज को हीट किया जाता है, और जब कूल किया जाता है तो इंक्रीज होती है। On heating, particles move faster and spread apart, increasing volume। जो पार्टिकल्स है वो तेजी से भागने लगते हैं जब हीट किया जाता है और वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं। Since mass remain the same but the volume increase। मास उतना ही रहता है ना, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है, उसकी जगह बदल जाती है जितना वो स्पेस लेती है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। एग्जांपल, हॉट एयर बैलून लेस डेंस देन कूल एयर एंड राइजेस अपवर्ड। जो हॉट एयर बैलून है वो क्या होता है? वो लेस डेंस होता है और कूल एयर में ऊपर की तरफ बढ़ता है। हॉट एयर बैलून वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। जो हॉट एयर बैलून है इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। प्रेशर का इफेक्ट देख लेते हैं। गैस पर क्या पड़ता है? इंक्रीज इन प्रेशर। पार्टिकल जब प्रेशर का इंक्रीज होता है तो पार्टिकल पास आ जाते हैं। प्रेशर बढ़ता है, किसी की चीज पर प्रेशर डालेंगे तो दब जाएगा, मतलब पार्टिकल्स और पास आ जाएंगे। वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम कम हो जाएगा। जैसे कोई भी है, आप स्पॉन्ज ले लो, उस पर आप ऐसे हाथ रख दोगे तो वो पिचक जाएगा, तो मतलब उसके पार्टिकल और पास आ गए, और उसने स्पेस भी कम ले लिया। स्पेस कम ले लिया तो जितने स्पेस में वो रहा है तो उसकी वॉल्यूम भी कम हो गई। और डेंसिटी इंक्रीज, डेंसिटी उसकी क्योंकि वो घना हो जाएगा और पास उसके पार्टिकल्स आ जाएंगे तो डेंस ज्यादा हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। लिक्विड में क्या होता है? प्रेशर हैज अ वेरी स्मॉल इफेक्ट बिकॉज लिक्विड आर नियरली इनकम्प्रेसिबल। अब लिक्विड को, पानी को दबाओगे वो दबेगा, तो इसमें एक ये स्मॉल इफेक्ट होता है प्रेशर का लिक्विड में। सॉलिड में पार्टिकल आर ऑलरेडी टाइटली पैक्ड। सॉलिड गैसेस का तो ये मैंने आपको बताया है। सॉलिड में तो वो ऑलरेडी, जैसे पत्थर है उसको पिचकाओगे पिचकेगा ही नहीं, वो टाइटली ऑलरेडी पैक होता है, तो इसमें ये नेग्लिजिबल रहता है। वॉल्यूम एंड सो डेंसिटी हार्डली चेंज, मुश्किल ही डेंसिटी चेंज होगी क्योंकि वो चेंज ही नहीं होगी, उसकी शेप वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। अब आपने कभी सुना है कि व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर?
क्यों पानी पर बर्फ जो है वो तैरती है, क्योंकि बनी तो वो पानी की होती है, वो कैसे तैरती है, तो आइए इसको भी पढ़ते हैं। आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज इट इज लेस डेंस लाइटर देन द लिक्विड वाटर। ये लेस डेंस होती है, कम डेंसिटी होती है इसकी, इसलिए ये पानी पर तैरती है। वाटर हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी, वाटर की यूनिक प्रॉपर्टी होती है इट्स डेंसिटी इज हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। वाटर इज हैवीएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर हैवी हो जाता है, हैवीएस्ट हो जाता है। एट टेम्परेचर ड्रॉप टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर टर्न टू आइस एंड इट्स स्ट्रक्चर चेंज। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर नीचे जाता है, वाटर अपनी शेप चेंज कर देता है और आइस में स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है और आइस की शेप ले लेता है। पार्टिकल्स अरेंज इन अ वे दैट टेक अप मोर स्पेस, जो पार्टिकल्स ऐसे अरेंज हो जाते हैं जो ज्यादा स्पेस लेते हैं, एक्सपेंशन हो जाता है उनका, छोटा मास स्मॉल मास सेम, मास सेम रहेगा दोनों का, लार्जर वॉल्यूम, ज्यादा जगह में फैल जाएगी तो वॉल्यूम लार्जर रहेगा, और डेंसिटी कम रहेगी, डेंसिटी कम रहती है तो चीजें क्या होती हैं, तैरती हैं। सिंस आइस इज लेस डेंस होती है और वो पानी पर फ्लोट करती है। अब ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों पढ़ा हमने? फ्लोटिंग आइस फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द लेक और ओशियन, जब लेक और ओशियन पर जब ऐसी बर्फ जम जाती है तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है अंदर के पानी के लिए, क्योंकि अंदर का पानी, दिस लेयर कीप द वाटर अंडरनेथ वार्मर, अंदर के पानी को वो गर्म रखता है, अलाउइंग फिशिंग एंड अदर एक्वेटिक लाइफ टू सर्वाइव इवन इन अ एक्सट्रीम कोल्ड। जब बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाए, अगर अंदर का पानी भी जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तो ये जो एक्वेटिक एनिमल है, प्लांट है, ये कैसे जिंदा रहेंगे? तो ये जो ऊपर की लेयर बनती है अंदर के पानी को वार्मर रखती है, जिससे बहुत ज्यादा कोल्ड में भी ये सब चीजें सर्वाइव कर पाती हैं। आगे बस लास्ट पॉइंट है हमारा, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, फ्लोटिंग और सिंकिंग एग। अब एग है वो कभी डूब भी जाता है और कभी तैर भी जाता है। कैसे? फिल अ ग्लास टम्बलर, आपको फिर से क्या करना है, एक एक्टिविटी, एक ग्लास लेना है, उसमें टैप वाटर से भरना है, जेंटली प्लेस अ रॉ एग इनसाइड। अब उसमें धीरे से रॉ एग उसको मतलब डाल दीजिए, जो एग है वो नीचे बैठ जाएगा, बॉटम में ऐसे नीचे बैठ जाएगा, वो तैरेगा नहीं, वो डूब जाएगा। क्वेश्चन, व्हाट कैन यू चेंज टू मेक द एग फ्लोट इंस्टेड ऑफ सिंकिंग? अब आप क्या ऐसा चेंज करें कि जो एग है ये तैरने लगे, ये ऊपर तैरने लगे, जबकि एग यही रहे? तो आपको क्या करना है, पानी को क्या करना है, यू हैव लर्न दैट डेंसिटी प्ले अ की रोल। डेंसिटी एक मेन रोल प्ले करती है, कम डेंसिटी वाली चीज ऊपर तैरती है, तो आप पानी को ज्यादा डेंस बना दो और एग को कम डेंस बना दो तो वो ऊपर तैर जाएगा। एग को कम डेंस तो बना नहीं सकते, पानी को ज्यादा डेंस बना सकते हैं। कैसे? इफ यू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी बढ़ा दो वाटर की, उसमें नमक को डिसॉल्व करके, डेंसिटी बढ़ा दो उसमें नमक डिसॉल्व कर दो, द एग विल बिगिन टू फ्लोट। अब क्या है, अब जो ये एग है आपका वो तैरने लगेगा अगर उसमें आप सॉल्ट मिला देते हो। दिस एक्टिविटी कनेक्ट विद द चैप्टर्स कोर आइडिया। अब ये एक्टिविटी चैप्टर के कोर आइडिया से कनेक्ट है कि आपने पानी की कम डेंसिटी थी और एग की ज्यादा थी तो वो डूब गया। अब एग की कम डेंसिटी करनी है तो आप क्या करेंगे, पानी की बढ़ा देंगे, इसमें नमक डाल देंगे, इसको ज्यादा डेंस बना देंगे, जिससे एग कम डेंस हो जाएगा और ऊपर तैरने लगेगा। तो ये मेन आइडिया आपको इस एक्टिविटी से समझ में आ गया होगा। डेंसिटी हेल्प एक्सप्लेन व्हाई सम ऑब्जेक्ट फ्लोट व्हाइल अदर्स सिंक। डेंसिटी हमें हेल्प करती है ये चीज समझने में कि क्यों चीजें डूबती हैं कुछ चीजें और कुछ चीजें तैर जाती हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, पूरा वन शॉट वीडियो जो आपको एक्सप्लेन किया है मैंने। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जो चीज नहीं समझ में आई है उसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही प्रोवाइड करूंगी। शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो भी ऐसे ही मिलती रहे। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल के बायो में भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।